अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ताशिक रिजवान एंड वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ सोच आगे की। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेरे जूनियर हैं, बट छोटी सी एज के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, जिसकी वजह से आज उनको मैंने बुलाया है यहाँ पे। तो हिज़ नेम इज़ हमज़ा बिन हामिद और ही इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ जब यूनिवर्सिटी में थे तो एकेडमी स्टार्ट की। एकेडमी स्टार्ट काफ़ी उसको वो कहने के फ्लरिश उन्होंने कर लिया है अपने एकेडमी के बिज़नेस में। उसके बाद अब जो हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो अफिलिएटेड हैं और साथ साथ एकेडमी के साथ साथ वो अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा, हम डिस्कस करेंगे कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्शन, उसका वर्क कल्चर क्या है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि एकेडमी का बिज़नेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है और तो उसमें वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस कर सकता है। तो वो जितने भी उसके कहने के मेन पिलर्स हैं वो भी उनसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग जो सोच रहे हैं एकेडमी स्टार्ट करने का तो वो इजीली कर सकें। तो थैंक यू सो मच हमज़ा, आपने हमें आज ज्वाइन किया। Thank you so much, Tashik Bhai, for such a humble introduction and for having me in the podcast today. माय प्लेजर। अच्छा हमज़ा, स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी स्टडी क्या क्या है। आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग को आपने परसू क्यों नहीं किया, आप बिज़नेस की तरफ आए, तो इसका थोड़ा सा बताएं फिर हम आगे चलते हैं। नाम हमज़ा बिन हामिद है और बैचलर्स मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में यूईटी लाहौर से की है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इंजीनियरिंग में अपना करियर क्यों नहीं परस्यू किया। हम्म। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में देर इज़ अ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो हम्म। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारा एक मैट्रिक का इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जब अपना कॉलेज कंप्लीट करता है, सो ही हैज़ नो क्लू कि अब हम्म। उसे आगे कहाँ जाना है। हम्म। सो दैट वाज माई स्टोरी टू। तो चूँकि फ़ादर मेरे वापडा में डिप्टी डायरेक्टर थे उस वक्त, तो ही हैज़ डन हिज सर्विस थ्रू आउट इन द सराउंडिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो उनकी बड़ी एक ऑब्सेशन सिविल इंजीनियरिंग से हम्म। थी। ऑब्सेशन इस हद तक थी कि व्हेन आई वाज इन नर्सरी क्लास, हम्म। तो हमें एक असाइनमेंट मिली स्कूल में टीचर की तरफ से, जिसके अंदर डायरी के अंदर वो एक सर्कुलर पोस्ट हुआ कि आपने लिखना है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर ठीक है। बाय प्रोफेशन। तो आई स्टिल रिमेंबर ही रोट इट इन इटैलिक फॉन्ट दैट आई वांट टू बिकम अ सिविल इंजीनियर। और अच्छा। उसके ऊपर उन्होंने वो पॉइंट्स मेंशन किए कि व्हाई डू यू वांट टू बी। सही। तो वो बचपन से हमने भी सुना था कि जी अच्छा इंजीनियरिंग करनी है, और अगर हम्म। इंजीनियरिंग भी करनी है तो सिविल इंजीनियरिंग करनी है। सही है। तो दैट वाज हिज ऑब्सेशन। और आई थिंक सो कि चूँकि मेरे पास भी कोई क्लू नहीं था कि वेयर आई हैव टू फर्दर प्रोसीड, सो आई डिड गो विद द फ्लो। ठीक है। इसकी वजह से आपके भाई ने भी सिविल इंजीनियरिंग की यस। और आपको भी उन्होंने कहा कि आप भी सिविल बिल्कुल। इंजीनियरिंग करें। सही है। तो अच्छा, जब आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग थी वो कर ली, तो उसके बाद क्या आपका कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मतलब 4 साल पढ़ने के बाद, कि यार ये फील्ड अच्छी है और पाकिस्तान में इसका स्कोप है, आपने रिसर्च की नहीं की? क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी के दरमियान ही अपनी एकेडमी स्टार्ट कर ली थी, तो उस पर हम बाद में आएंगे कि वो आइडिया कैसे आया। बट फील्ड का हमें बताएं कि पाकिस्तान में क्या ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं है? मैंने हमेशा इस चीज़ पे बिलीव की है कि स्कोप आप किसी भी फील्ड में अपना खुद डेवलप कर लेते हैं। हम्म। वैसे ये बड़ी किताबी और थ्योरेटिकल बात लगती है, लेकिन सो फार आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ कि मैंने जिन भी डोमेन्स के अंदर काम किया है, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, सो हम्म। आई डिड नॉट हैव क्लू कि पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, या मैं इसके अंदर इतना एक्सेल कर पाऊँगा या नहीं सही कर है। पाऊँगा। और उसके अंदर जो मेरा ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली एक्सपीरियंसड है, दैट हम्म। दैट इज़ द मेन एग्जांपल। कि आज भी मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो पीपल डू रिकमेंड मी कि दैट इज़ वन ऑफ योर कोर स्ट्रेंथ्स एंड डोमेन, बट डू नॉट रिलाई सो मच ऑन इट। तो सही है। आपके जो दूसरे वर्टिकल्स हैं, ट्राई टू एक्सेल इन देम। सही। तो वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भेड़ चाल का कॉन्सेप्ट है ना कि दिस इज़ द फील्ड, के हम्म। जिसकी बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, तो आप उसके अंदर अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करें। आई डोंट बिलीव इन इट। सही। मुझे लगता है कि जो मेरी कोर स्ट्रेंथ है पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, अगर उसका स्कोप है या नहीं है या कम है,
तो आप अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डेफ़िनेटली आपको जो अपनी फ़ील्ड जो भी आपने परस्यू की हुई है, आप उसको पढ़ रहे होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको भी आइडिया हो जाता है कि यार इसमें इतना पोटेंशियल है हाँ, और आगे। जैसे आपने पूछा कि इंजीनियरिंग में क्यों हुँ, आपको लगा कि स्कोप नहीं है या आप उसे कंटिन्यू, तो स्कोप वाज नॉट द फैक्टर। मैं अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सका उस फील्ड में, सो सही दैट है। वाज वन ऑफ द रीजंस के साथ मैंने कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए थे। दोज इनिशिएटिव्स वर वर्किंग फाइन फॉर मी। हुँ, आई हुँ। आल्सो हैड डेवलप्ड इंटरेस्ट इन देम, सो दैट वाज द रीज़न कि मैं सिर्फ इसलिए हमें ना एक और बड़ा कॉमन जो गलती नज़र आती है ना यूथ में, कि एक दफ़ा आप किसी भी फील्ड के अंदर चले गए हैं, पहली गलती तो हमारी हो गई कि हम करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से किसी भी गलत फील्ड को ऑप्ट कर लेते हैं। सो सही दैट है। वाज वन ऑफ योर मिस्टेक्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस एक गलती की बुनियाद पे आप अपनी ज़िंदगी के जो 4 साल तो पहले स्टेक पे लगा चुके हैं, उन अब 4 सालों के पीछे अपनी अगली 40 साल की ज़िंदगी स्टेक पे ना लगाएं। बिल्कुल। रिगार्डलेस ऑफ दिस, आप उन 4 सालों के अंदर यू हैव दिस ऑप्शन कि दुनिया अब उस नैरो माइंडेडनेस से बहुत आगे निकल चुकी है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर तो शायद आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आएगी कि आप कहीं पर भी जॉब इंटरव्यूज़ देने के लिए जा रहे हैं तो वो आपकी डिग्री को बहुत हद तक कंसिडर करते हुँ, हुँ। हैं, बट वर्ल्ड इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट। अगर बिल्कुल। आपके पास स्किल है तो और ख़ुसूसी तौर पे टेक इंडस्ट्री की भी हम बात कर लें तो पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री भी बहुत हद तक इवॉल्व हो हुँ, गई है हुँ। कि इफ़ यू बिलोंग इवन टू लिटरेचर स्टडीज़, स्टिल दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग के कुछ वो ख़ास स्किल्स हैं और आपने उन्हें डेवलप कर ली है, तो अब आप डिग्री से मावरा होगे। हुँ, दे हुँ। डोंट गो फॉर इट कि अच्छा जी आपके पास क्या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है या आप हुँ, हुँ, सॉफ्टवेयर हुँ। इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या नहीं बिल्कुल करते। ऐसे ही है। तो वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग लाइक दैट नाउ। बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई गलत प्रोफेशन ऑप्ट हो भी गया लैक ऑफ करियर हुँ, काउंसलिंग की हुँ। वजह से, उसको अपनी ज़िद ना बनाएं, बल्कि हुँ। उन 4 सालों के अंदर कीप ऑन इवॉल्विंग और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। एक यहाँ पर एक और बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करती है हमारी यूथ, दे रिमेन कन्फ्यूज्ड कि हम अपने इंटरेस्ट का पता कैसे लगाएं। हुँ। उसका बड़ा सिंपल सा जो मैं समझता हूँ मेरे लिए सोल्यूशन मैंने इवॉल्व किया ना, दैट वाज कीप ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। हुँ। कि जो आपकी एक गट फीलिंग होती है ना, वो आपके इंटरेस्ट की अक्कासी करती है बिल्कुल। कि वो चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन होंगी ना, दोज थिंग्स विल अट्रैक्ट यू। सो यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। वो हुँ। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एंड देयर वुड कम अ टाइम और एन एवेन्यू और एन इनिशिएटिव कि जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट अलाइन हो जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ, एंड अल्टीमेटली दैट इज़ द थिंग इन विच यू नीड टू एक्सेल। बिल्कुल सही है। आपने अच्छी बात की कि हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे मैं अपनी फ़ील्ड की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपकी जो भी चीज़ सही चल रही है, आपका करियर वगैरह, तो वो आप करते रहें, लेकिन साइड के ऊपर आप कुछ न्यू स्किल्स भी एक्सप्लोर करते रहें। हो सकता है कोई ऐसा स्किल आपको मिल जाए, जिसमें आप ज़्यादा एक्सेल कर जाएँ। बिल्कुल। तो जैसे मैं खुद अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हालांकि ई कॉमर्स में कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, मुझे समझ भी आ गया है। परफेक्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं कि यूनिवर्सिटी के दरमियान ही आपको एकेडमी का अपना आइडिया आया, आपने एकेडमी स्टार्ट की, तो आपको क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि यार मैं एकेडमी स्टार्ट करता हूँ? और क्या इसका मतलब शौक़ आपको बचपन से स्टार्टिंग से ही था, या उस वक्त आपको कुछ ऐसा लगा कि यार मैं बिज़नेस अगर कुछ करना है तो ये स्टार्ट करता हूँ? अमूमी तौर पे कहते हैं कि बंदा टूटे हुए दिल के साथ और खाली जेब के साथ कोई भी जंग जीत सकता है। हुँ। तो चूँकि मैंने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इट वाज सेकंड टाइम कि जब मैं एंट्री टेस्ट में दोबारा अपीयर हुआ, बट आई कुड नॉट मेक माय प्लेस इन यूईटी लाहौर's मेन कैंपस सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो दैट वाज द पॉइंट इन माय लाइफ कि जिसके अंदर माय कॉन्फिडेंस शैटर्ड अ लॉट। मैं बचपन से एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसी पर्सनालिटी रहा हूँ कि जिसको अपने ऊपर बहुत गुमान था। आई हैड ऑब्सेशंस विद मी, माय स्किल्स, माय हुँ, हुँ, कैपेबिलिटीज़। हुँ। इवन जब मैट्रिक में बच्चा दिखने में इतना अच्छा नहीं भी होता, उस वक्त भी मैं अपने आप को बड़ा अच्छा बड़ा मैं ऑब्सेस था अपने आप से। सो सही, दैट वाज द पॉइंट इन माय लाइफ कि जब पहली दफ़ा मुझे शक हुआ अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सही। कि जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आई थिंक सो आई एम नॉट दैट पर्सन। तो उन्हीं दिनों एकेडमी का आइडिया मैंने नहीं कंसीव किया था। अच्छा। देयर वर टू क्लासमेट्स के जो उस वक्त पढ़ा भी रहे थे होम ट्यूशन्स या डिफरेंट एकेडमीज़ के अंदर।
दे केम अप विद दिस आइडिया। और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारा 10 से 12 लोगों का ग्रुप था हम्म। कि जिन तमाम लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी कि दे यूज़ टू पिच कि हम इस तरह मिलके एकेडमी स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। तो मेरे साथ पहले भी इस पे तस्करा हुआ था, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली। लेकिन जब वो एंट्री टेस्ट से अगले दिन जब आपके पास वो रिज़ल्ट होता है कि आपका मेरिट नहीं बन सका, अच्छा। सो उस दिन वैसे ही आपके जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं। तो दैट डे व्हेन दे केम अप विद दिस कि जी हम अकेडमी कर लेते हैं, तो मैंने कहा हाँ दिस इज़ द थिंग, ये मैं कर सकता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहीं ना कहीं पहले अपने कज़न्स को या अपनी छोटी बहन को पढ़ाया था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ। तो सही। मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा, निकम्मा तो मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या ऐसा स्किल है जिसकी बुनियाद पे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग हम्म। में तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था। 1 साल में इंजीनियरिंग का कवर कर चुका था, तो मुझे ये था कि हाँ मैं पढ़ा अच्छा लेता हूँ। सही। दूसरा, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर बड़ा एक्टिव था। तो मुझे ये पता था कि मैं पब्लिक डीलिंग में और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ। उसकी वजह ये थी कि आप लोगों की लीडरशिप में मैंने स्पॉन्सरशिप टीम में काम किया। हम्म। तो उस 1 साल में ना मैंने लोगों के साथ, कंपनीज़ के साथ ना बात करते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अपने पॉलिश कर लिए थे। तो मुझे इस बुनियाद पे था कि मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ और मैं पब्लिक डीलिंग भी, जो कि पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आपको हम्म। करनी होती है, तो मैं इसमें ठीक हूँ। तो वो जो जज़्बात थे उन्होंने मुझे मजबूर किया कि हाँ, लेट्स गो फॉर दिस ऑप्शन। सही है। तो इस तरह से वो एकेडमी का आइडिया कंसीव हुआ, जो कि मेरे उन 2 दोस्तों हम्म। की वजह से था। बट हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि नहीं तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। आपने ये 2017-18 में स्टार्ट किया या पहले? 2018 2018 में आपने अगस्त। स्टार्ट किया। सही है। तो जो मेन जो आपका नाम है एकेडमी का वो भी बताएं। तो वो नाम के पीछे क्या लॉजिक थी, क्या आप क्यों कैसे पसंद आया आपको वो? एकेडमी का नाम क्रेसेंट एकेडमी फॉर एक्सीलेंस है। और मैं क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ इधर लाहौर में, वन ऑफ द वेरी टॉप नॉच स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान। एंड आई एम वेरी मच ऑब्लाइज टू बी इट्स alumni। हम्म। हालांकि मैंने कॉलेज जीसीयू से किया हुआ है, मरावियन। यूईटी से मैं ग्रेजुएटेड हूँ। तो इन तमाम पोर्टफोलियो में इफ़ यू आस्क मी कि आप रैंक करें, तो स्कूल इज़ नंबर 1। स्कूल इज़ वेरी अच्छा। इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशन। तो स्कूल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इनकलकेट हुई मेरी पर्सनालिटी के अंदर सिंस वेरी स्टार्ट। तो स्कूल की तरफ से ना मैं बहुत ज़्यादा हमेशा, एक मेरा ना इमोशनल कनेक्शन स्कूल के साथ रहा है। हम्म। तो उसी मोहब्बत के अंदर आई डिसाइडेड दिस, और मैंने कन्विंस किया अपने पार्टनर्स को कि लेट्स गो फॉर दिस नेम, और नाम भी अच्छा था, सो दे अग्रीड। अब क्रेसेंट एकेडमी तो डिसाइड हो गया, अब उसके साथ क्रेसेंट साइंस एकेडमी लगाएं, क्रेसेंट एकेडमी फॉर कॉमर्स लगाएं। हम्म। तो इन तमाम नामों के साथ एकेडमीज रजिस्टर्ड थी लाहौर में। सो देन वी डिसाइडेड कि अब हमें कोई सफिक्स लगाना है, तो फिर हमने फॉर एक्सीलेंस लगा लिया, सो इट बिकेम क्रेसेंट एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। चले ज़बरदस्त। तो आपने जब एकेडमी स्टार्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो कितने कैपिटल से स्टार्ट की? आपने अकेले ने की या आपके साथ आपके दोस्त वगैरह जिन्होंने डिस्कस किया था वो भी साथ थे? अच्छा, इसके पीछे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि मार्च में मेरी बर्थडे होती है। सो हम्म। मुझे वालिद साहब ने सेमेस्टर फ़ी दी कि ये आपने सबमिट करवानी है। सही है। तो मेरा मार्च में बर्थडे आ गया, और हमारा जो यूनिवर्सिटी में ग्रुप था, वो आपको पता है पहले साल में ग्रुप आपका बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही है। तो 10 से 12 लोगों पर मुहित वो ग्रुप था। सही है। तो मार्च के महीने में जब बर्थडे आया तो प्रेशर आ गया, जी आपने बर्थडे ट्रीट देनी है। ठीक है। अब वो जो मेरे पास सेमेस्टर फ़ी थी, उसमें से मुझे जब ट्रीट देनी पड़ी, तो मेरा ख्याल है राउंड अबाउट 8 से 10 हज़ार रुपये ट्रीट पे उस वक्त खर्चा आया। हम्म। तो वो जो सेमेस्टर फ़ी में से ये 8 हज़ार माइनस हो गया ना, सो दैट वाज अ लूप होल जो कि मैं कवर नहीं कर सकता था। हम्म। सो यूईटी के अंदर उस वक्त पॉलिसीज़ फ़ीस के हवाले से ना बड़ी फ्लेक्सिबल थी कि हम्म। आप 4 सालों में अपनी डिग्री कंप्लीट होने तक कभी भी फ़ीस अपनी सबमिट करा सकते हैं। उस वक्त ऐसे नहीं था कि आपको लाजमी तौर पे उसी सेमेस्टर में वो फ़ीस सबमिट करानी है, हम्म। बल्कि आपने डिग्री या क्लियरेंस से पहले अपने सारे ड्यूज़ क्लियर क्लियर करने करने हैं होते ताकि हैं। आप डिग्री ले सकें। ऐसे ही है। तो मेरे पास जनाबे वाला उस वक्त ये 8 हज़ार कम हो गए थे, तो मेरे पास ये एक फ़ी पड़ी हुई थी। हम्म। और साथ ही फिर तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। अब मैं हमेशा से वो स्टूडेंट रहा हूँ कि जिसमें कभी ये फीसिस के मामला या एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात कह रही है तो उसको सीरियस नहीं लिया।
हम्म, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कूल थिंग कि जिस तरह फ्रेशमैन या सोफोमोर ईयर के स्टूडेंट के लिए इमेच्योरिटी होती है, लेकिन कूलनेस होती है ये उस उम्र के बच्चे के लिए। तो जब थर्ड सेमेस्टर की फ़ी मिली, तो थर्ड सेमेस्टर की फ़ी लोगों ने सबमिट करवाना शुरू हुई, तो मैंने घर के अंदर मुतालबा किया, मैंने कहा जी वो थर्ड सेमेस्टर की फ़ी आ गई। अब वाले साहब ने 1 महीने पहले सेकंड सेमेस्टर की दी। अब उन्हें ये आइडिया नहीं था कि फ़ी, वो ये समझ रहे थे कि मैंने तो फ़ी अभी सबमिट कराई है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट, तो उन्होंने कहा अभी तो फ़ी, मैंने कहा जी वो सेकंड सेमेस्टर की थी, लेट हो गई थी, अब थर्ड की है। उन्होंने कहा ये डेडलाइन है अभी करवानी। तो उस तरह उनसे मैंने थर्ड सेमेस्टर की भी फ़ी ले ली। सो मेरे पास राउंड अबाउट 65 से 70 हज़ार रुपये मैंने इस तरह से मैनेज किए। सही और है। इसी तरीके से मेरे कुछ पार्टनर्स थे, उन्होंने भी इतनी इतनी अमाउंट, आई डोंट नो द बैक स्टोरी ऑफ देयर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, लेकिन खैर हमने सब ने ये 60-65 हज़ार, किसी ने कुछ कम शेयर किया, किसी ने कुछ ज़्यादा किया। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हारमनी बहुत ज़्यादा होती है आपके अंदर, क्योंकि आपका एक जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई होता है। तो खैर इस तरह से करके हमने कुछ कैपिटल 1.5 लाख के करीब सही जमा है। किया, कि जिससे हमने एक जगह रेंट पे ली, हम्म, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ। तो आप कितने दोस्त थे? 2 दोस्त थे और एक मैं था, 3 पार्टनर्स थे हम। अच्छा, अभी भी 3 पार्टनर्स हैं। नहीं, अब हमने इंडिपेंडेंट सिस्टम कर लिया। सही सो है। आई एम हैविंग एन इंडिपेंडेंट सिस्टम, एंड दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर राइट नाउ। ठीक हो गया। तो यूनिवर्सिटी के दरमियान डेफिनेटली स्टडीज़ का भी इतना प्रेशर होता है, हमने बाकी जगह भी टांगें अड़ाई हुई होती हैं। तो उस वक्त जो इसके ऑपरेशंस थे एकेडमी के, तो वो आप कैसे चलाते थे? और जो आपने रिक्रूटमेंट वगैरह की, उस वो आपने मतलब क्या प्रोसेस था उस वक्त जो आपने किया? अच्छा, यूनिवर्सिटी में ना पहला साल चूँकि गुजार लिया था, हम्म, तो डायनामिक्स समझ आ गए थे कि सेमेस्टर कैसे क्लियर किया जाता है। और जहाँ तक स्कोर्स की भी बात है, स्कोर्स भी अच्छे थे, सीजीपी अच्छा था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे पढ़ाई की तरफ से तो ये मसाइल नहीं थे कि मैं हम्म, मैनेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, मुझे सॉर्ट ऑफ, जैसे उस वक्त मैंने बात की कि मैं सेकेंड ईयर में था, तो मेरे अंदर ना ये खौफ पैदा हुआ था कि मैं अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं जा सका। हम्म, और दूसरा ये कि मेरी फील्ड का पाकिस्तान के अंदर जॉब्स इतनी है या नहीं है। उस वक्त मेरी वही माइंडसेट था जो कि एक हमारे फ्रेशमैन या सोफोमोर ईयर के स्टूडेंट का होता है। हम्म, तो मुझे कॉन्फिडेंस इतना उस पर नहीं था, और मुझे ये था कि मुझे अपना इनकम सोर्स जो है वो सॉर्ट करना है अपनी डिग्री हम्म, ख़त्म होने से पहले। तो सही। मैं पढ़ाई की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से इजी ही था, क्योंकि मुझे था कि मैं यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले पहले अपना इनकम सोर्स कोई ना कोई सॉर्ट कर लूँगा। और मोस्ट प्रॉबली उस वक्त मेरे जहन में यही था कि मैं एकेडमी को इतना ग्रो कर लूँगा। हम्म, तो मेरे लिए वो तो मसला नहीं था, कि साथ साथ मैनेज हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, उसके अंदर एक बड़ा चैलेंज जो 3 साल रहा वो यही था कि 4 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ होती थी हम्म, और 4 बजे एकेडमी स्टार्ट होती थी। सही। तो खैर हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की 4:30 उसे कर लें, ताकि 4 बजे यहाँ से निकलें तो 4:30 बजे हम्म, ख़त्म हो जाए। शुरू में तो वी ट्राइड आर बेस्ट के जो भी फैकल्टी डिपार्टमेंट की है उनसे, उन्हें कन्विंस कर लें, हम्म, जो भी लास्ट लेक्चर में या लैब में है, कि इजाज़त दे दें। अब हम 3 लोग थे, तो हमारा फोकस ये होता था कि कोई एक, हमने ऑपरेशन इस तरह मैनेज किए हुए थे कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने डिवाइड कर ली, हम्म, कि अगर वीक में 2 क्लासेस किसी की मिस हो रही हैं, तो अगले 2 दिन दूसरे की हो रही हैं, और फिर उससे अगले दिन सही। तीसरे की हो रही हैं। तो हमारा कोर फोकस सिर्फ ये होता था कि तीनों में से कोई एक एकेडमी टाइम पे पहुंच के, सही है। बिकॉज जैसे कि स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट की थी, तो आपके पास कैपिटल तो इतना होता नहीं है, लिहाजा देयर वाज नो ऑफिस बॉय, नो गार्ड, नो पीएन, नो स्वीपर, नो आईआजी। सही। आप ही प्रिंसिपल होते हैं, आप ही टीचर होते हैं, आप ही गार्ड होते हैं, आप ही स्वीपर होते हैं। और मज़े की बात आपको एक और बताऊं, हम्म, शुरू में आपके पास ऑब्वियसली बच्चे नहीं हैं, हम्म, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, आपने बच्चे कैसे लेकर आने हैं। एक तो ये आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे आपको फौरी रिस्पांस नहीं आता। और जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, हम्म, दे लुक फॉरवर्ड टू इट कि कितने बच्चे हैं एकेडमी में, क्योंकि हम्म, होम ट्यूशन और एकेडमी में ये फ़र्क है। और दूसरा, जब मेल्स चला रहे हैं, हम्म, तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता छोटी क्लासेस के बच्चों को भी, कि वो आपके ऊपर ऐसे अकेले छोड़ जाएं, हम्म, और ख़वातीन बच्चियों के केस में भी। तो एक ये बड़ा चैलेंज था कि बच्चों का वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो वो जो हम्म, मैंने आपको कहा ना, ऑफिस ऑफिस बॉय भी आप हैं, पीएन भी आप हैं, तो ड्राइवर भी आप बन जाते हैं। सही क्योंकि है। हमने किया ये, यूनिवर्सिटी के करीब मेरे एक अजीज़ रहते थे, हम्म, तो आई पेच्ड हैं कि सर, ये मैंने एकेडमी
ओपन की है, और उन्हें मेरा पास्ट रिकॉर्ड सारा पता था कि इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ा लिखा है। एजुकेशन का इतना रुझान उनके घर में नहीं था, सही। तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि अच्छा हाँ चलो हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे इसी बहाने। 3 उनके बच्चे थे छोटे छोटे, हम्म। तो लिहाजा यूनिवर्सिटी से एकेडमी जाते वक्त 2 लोग अगर एकेडमी पहुंच गए तो एक तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो पहले उन अजीज़ के घर, और चूँकि मेरे अजीज़ थे तो मुझे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती थी। आई यूज़ टू गो, और मैं उनके बच्चों को पिक करता था और मैं फिर एकेडमी लेकर आता था। और वो क्या थे, जैसे होता है ना शो केस, वो शो केस था कि अगर कोई दिखाने पेरेंट्स के आता लिए। है तो उन्हें ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि और बच्चे बैठे हुए तो वो पढ़ रहे हैं। सही। और बाकी जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, तो ऑपरेशंस को हमने शुरू में कुछ इस तरह मैनेज किया। आई वाज गुड एट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, तो वो जो प्रिंसिपल की कुर्सी है वो तकरीबन पहले 1 साल तक वो मेरे पास ही रही। तो वो सही। जितने भी एडमिशन्स, जितने भी पेरेंट्स के साथ डीलिंग थी और वो सारी चीज़ थी वो मैं मैनेज करता था। बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड एट टीचिंग, तो जितने भी टीचिंग रिलेटेड मामला थे, बच्चे चूँकि शुरू में कम ही आ रहे होते थे तो इतने ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत नहीं थी, तो वो पढ़ा लेते थे। अब जूनियर्स को पढ़ाने के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये था कि जो छोटे बच्चे हैं वो फीमेल टीचर से पढ़ते हैं, तो उसके लिए अब ये हमें, क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक बच्चा जो घर से आ रहा है ना, जो 2-3 क्लास के अंदर है, वो रोता हुआ आता है। अब वो रोता हुआ जब एकेडमी पहुंचता है ना, तो वो फीमेल्स जो है ना, उन फीमेल टीचर्स के अंदर एक माओ वाली शफकत होती है। आप बीइंग अ मेल, अब जब आप बाप बन जाते हैं तो आपको तब तो पता होता है कि अच्छा हाँ बच्चा है, उसको बहलाना कैसे है, उसको चुप कैसे कराना है, आपके अंदर एक वो सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। वैसे आप जनरली देखें ना तो स्पेशली हम जिस एज में हैं, जब हमने बच्चों को मैनेज ही नहीं किया, हैंडल ही नहीं किया, तो कोई बच्चा रोएगा ना एक हद से ज़्यादा तो हमें इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो मेल टेम्परामेंट है ना, वो छोटे बच्चों की साइकी के साथ नहीं मिल सकता। मतलब छोटा बच्चा ऐसी रिडिक्युलस से ज़िद्दें करेगा कि आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने ज़िद करनी शुरू कर दी है कि मैंने सोना है, मतलब वो पढ़ने के लिए आया है और उसने ज़िद कर दिया कि मैंने अब सोना है, और वो इतना सा बच्चा है, तो एक फीमेल टीचर तो उसे मैनेज कर सकती है, लेकिन एक मेल टेम्परामेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको सही बात है। समझा सकें या आप अ, उसको लेके चल नहीं सकें। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपने उसमें ये क्यों ऐसा क्यों स्टार्ट किया कि यार हम छोटे बच्चों से पढ़ाते हैं? क्योंकि आप अभी क्या लें रिसेंटली यूनिवर्सिटी में गए थे, तो आप मैट्रिक के बच्चे ले लेते हैं, 8 9 के ले लेते। इट वॉज ओपन टू ऑल, अच्छा। चाहे प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, मैट्रिक है, हम्म। इंटरमीडिएट है, देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अच्छा। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू ऐड ऑल दोज सर्विसेज कि कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो ये था कि हमें इस बिल्डिंग का रेंट पूरा करना। हम्म। तो उस रेंट को पूरा करने में रेवेन्यू कहीं से भी आ रहा है, सो दैट इज़ अ प्लस। तो अगर वो चाहे प्ले ग्रुप का बच्चा आ रहा है या 2 क्लास का बच्चा आ रहा है, वी वर ओपन टू ऑल। सही है। नहीं तो आपको स्टार्टिंग में ये मुश्किल नहीं हुई? लेट्स से कि कुछ बच्चे आ रहे हैं 2 क्लास के, सही है, 4 बच्चे 2 क्लास के आ रहे हैं, 5 बच्चे 5 क्लास के आ रहे हैं, और बाकी जो हैं वो कुछ बड़े बच्चे हैं, तो उनको फिर आप कैसे मैनेज करते थे कि वो ये नहीं कहते थे कि यार हमारी क्लास में तो हम ही हैं बस? इट वॉज अ होम ट्यूशन मॉडल, कि जैसे अच्छा। बच्चे घरों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो हम्म। वो जो ट्यूशन वाली बाजी का कॉन्सेप्ट था ना, कि उन ट्यूशन वाली बाजी के पास हर रंग के, हर नस्ल के, हर क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, हम्म। तो बिल्कुल उसी तरीके से एकेडमी के अंदर अगर कोई बच्चा 5 का है, कोई 3 का है, कोई 7 का है, हम्म। तो वहाँ पर एक ही टीचर हैं जो उन तमाम बच्चों को डील कर रहे हैं। सही सो है, सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वो। नहीं, सही। मिसाल के तौर पे उन बच्चों की क्लास 2 से ढाई घंटे की होती है, इससे ज़्यादा होम ट्यूशन में बच्चे रुकते नहीं हैं। हम्म। तो अगर एक बच्चे को काम दे रही है टीचर, तो दूसरा बच्चा उतने में जो काम असाइंड हुआ है वो कर रहा है। वो कर फिर रहा जब है। इससे फारिग हो गई, उसको काम दे दिया, वो कर रहा है। तो ये होम ट्यूशन मॉडल जो है वो इस तरह से चलता है। सही है, सही है। तो स्टार्टिंग में मतलब आप जो 2 टीचर्स ही थे, और आपने स्टार्टिंग में डेफिनेटली रिक्रूटमेंट नहीं की एक होगी। फीमेल टीचर हमने हायर कर ली फॉर द अच्छा। जूनियर सेक्शन। सही हो गया। तो खैर ये फिर आपका जो है वो प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, तो कौन डेफिनेटली आप इवॉल्व जब आप कर रहे थे तो वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जो आपने फेस की? कौन कौन सी मतलब मेजर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बताएं, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो। जो मेजर डिफ़िकल्टी होती है ना, वो फाइनेंस मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि जब आपके पास सरमाया नहीं है ना, हम्म। तो वो टाइम आपके सर्वाइवल की जंग का है, हम्म। कि आपको सबसे पहले वो बैटल विन करनी है। देयर वॉज दिस परसेप्शन इन बिटवीन अस कि जिसके अंदर दे यूज टू से 3rd मंथ था और बच्चे नहीं आ रहे थे, हम्म। कि अगर इस मंथ बच्चे नहीं आते तो हम क्लोज कर देंगे।
और उसके पीछे वजह यही थी कि स्टूडेंट थे, हम्म 65-70 हज़ार रुपये हम भी वो भी लगा चुके हैं, तो इससे ज़्यादा कहाँ से अब लाएंगे, क्योंकि 2 हम्म सेमेस्टर की तो फ़ी पेंडिंग हो गई है, ये भी अब हमने सॉर्ट आउट करनी है। ऐसे ही है। और मेरी एज उस वक्त 2018 में 19 साल थी, सही। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड आल्सो बोथ ऑफ देम कि इसको फर्दर कैसे चलाएंगे। हम्म तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि तीसरे महीने में वो होता है ना कि आप किसी भी महाज को शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें आजमाता ज़रूर है आपको। हम्म लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो टाइम था, थर्ड मंथ का जो डिसिसिव मोमेंट था, हम्म उसके अंदर फिर ऐसा हुआ कि हमारे पास 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स आ गए कि जिससे हमें ये समझ आना शुरू हो गया कि हाफ ऑफ द रेंट मैनेज हो रहा है। हम्म तो इसका मतलब, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में बिल्डिंग रेंट पे ली ना, तो हमने सारे रूम्स नहीं लिए, सही। हमने बहुत सेलेक्टिव से रूम लिए कि जिसकी वजह से हमारा रेंट मिनिमम से मिनिमम हो। दैट वाज अ नेगोशिएशन थिंग कि हम्म हम कितने पे नेगोशिएट कर लें, जो ओनर था उसको। हम्म तो खैर ऑड्स वर इन आवर फेवर कि हमने उसको 25,000 के ऊपर कन्विंस कर लिया टू टेक अ स्टार्ट पर सही। मंथ। और उसके अंदर फिर जब जो थर्ड मंथ था, वो जो हम्म 4 से 5 स्टूडेंट से, हमें समझ आई कि हाफ ऑफ द रेंट तो अब निकल रहा है, इसका मतलब अब ऊपर वाला रेंट हमें मैनेज करना है। फिर हम उस एक सोचने के मरहले पे चले गए कि हम अपनी पॉकेट मनी से वो मैनेज करेंगे अब अगले 2 से 3 महीने। तो वो जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे ना, वो हमारे लिए मुश्किल थे, लेकिन वो 6 मंथ में जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रेक इवन पे आ गए थे। तो वो हमारा, मैं समझता हूँ कि सक्सेस पॉइंट था कि जिस पर वी वर ऑल सेटिस्फाइड कि हम्म दिस इज़ द थिंग, कि यहाँ से आगे अब हम हाँ लेके जा बिल्कुल, सकते। किसी भी बिजनेस का यही होता है कि पहले आप डेफिनेटली लॉस में हैं, आप ब्रेक इवन पे आ जाएं, उसके बाद जो है वो फिर स्टार्ट हो जाता एग्जैक्टली है आपको प्रॉफिट में आना। ठीक है, तो आपने फर्स्ट जब आप मतलब स्टार्ट किया आपने, जब आपने एक फ़ीमेल टीचर रखी, तो उसका क्राइटेरिया तो आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया है कि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं तो वो उन्हीं से संभलते हैं। लेकिन आगे जाके जैसे अब डेफिनेटली आपने काफ़ी ग्रो कर लिया होगा, तो अब आप मतलब आपका जो आपने स्केल किया है बिज़नेस को, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त एकेडमी में, और जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का टीचर्स का स्पेशली, वो क्या है? वी आर हैविंग अराउंड 150 स्टूडेंट्स राइट नाउ, ठीक है, माशाल्लाह। और 15 फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऑल हम्म ओवर स्टाफ मिला के इट्स अराउंड 17 to 18। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह टीम है हमारी, और ये टीम वक्त के साथ साथ बनी है और बहुत बेहतरीन टीम बनी है। हम्म क्रेसेंट ने, मैं समझता हूँ कि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इट हैज़ बीन dwindling टू हायर स्टेजेस, और फिर ज़मीन बोस होते हुए टाइम नहीं लगा। पहले तो जब स्टार्ट किया हम्म 2018 में, आपको पता 2019 के एंड पे कोविड आ गया। हम्म 2019 तक वो स्टेज थी कि वी वर कॉन्फिडेंट कि अब ये ग्रेजुएट होने तक जो है ना, ये एक हम्म ऐसा जाइंट बन जाएगा जो अब हमें पाल लेगा। जब कोविड आया, और कोविड में एजुकेशन वो बिज़नेस था कि जिसको इट वाज अ गुड डिसीजन, लेकिन हम्म अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट इन माय फेवर, कि तीनों वेव्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ बंद की जाती थी वो इदारे थे। हम्म तो हमारे लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, लाहौर के अंदर 80% ऐसे इदारे बंद हो गए। हम्म तो वो जो एक जोन था, वो बड़ा क्रिटिकल जोन था, कि जिसके अंदर आई वॉज अ स्टूडेंट, आई डिड नॉट हैड फाइनेंस के किस तरह से इसको मैनेज करना है, लाइबिलिटीज़ बिल्कुल हम्म उसी तरीके से हैं, स्टाफ है आपके पास, अब आपको ऑब्वियसली इदारे को बंद तो नहीं करना, आपको हम्म ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करनी है। तो वो जहाँ पे चैलेंजेस की आपने बात की ना, तो ये भी एक एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, हम्म कि जैसे अब आप देखें कि स्मॉग है, तो स्मॉग की वजह से अब सैटरडे पहले ऑफ था, अब कल उन्होंने फ्राइडे भी ऑफ कर दिया हम्म है, नोटिफिकेशन जारी हो ऐसे ही गया। है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको इनकाउंटर करनी पड़ती हैं, जैसे तमाम बिजनेसेस में रिस्क हैं, इसमें भी रिस्क है। तो हम्म खैर, आई वॉज टेलिंग यू दिस के कोविड के अंदर, तीनों वेव्स के अंदर देयर केम अ पॉइंट के जहाँ पे इट इट बिकेम सो डिफिकल्ट कि अब इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको अब हम्म बंद करना पड़ेगा। थ्रू आउट ऑल दीज टाइम्स इंस्टीट्यूट इवॉल्व अ लॉट, और हर बढ़ते साल के साथ साथ हमें काबिल लोग मिलते चले गए। सही है। शुरू में तो हम तीनों पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट्स की डिवीज़न हमने कुछ इस तरह कर ली कि
जो जिसके साथ मैच कर रहा है। हम्म ऑल्दो मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमने कुछ डिवीजन इस तरह की कि मैं अगर इंग्लिश और कंप्यूटर भी पढ़ा सकता हूँ तो लेट्स स्टिक टू इट। हम्म मैथ्स फिज़िक्स एक बंदा पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री बायो दूसरा बंदा पढ़ा रहा है, तो साइंस सब्जेक्ट सारे हमने इस तरह। हम्म तो शुरू में तो 2-3 दोस्त मिल के हमने शुरू किया। हमने इस तरह से सब्जेक्ट डिवीजन कर ली कि हमें मज़ीद टीचर्स ना हायर करने पड़े। सही है। लेकिन फिर जैसे जैसे इदारा ग्रो होता गया, अगर कोई 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो हमने सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट कर दिया। अगर मैं सही इंग्लिश और है। कंप्यूटर पढ़ा रहा था तो वसाइल आए, तो कंप्यूटर के लिए एक नई रिक्रूटमेंट कर ली और मैं अब हम्म। इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ और मैनेजमेंट साइड पे ज़्यादा टाइम दे रहा सही है। हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन वी सेपरेटेड, तो वो जो फिज़िक्स मैथ्स था, केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, पाक स्टडीज़ इस्लामियत थी, सो दैट वाज अ पॉइंट इन टाइम के जिसके अंदर एक बड़ा मेजर चेंज आया। हम्म और वो चैलेंज ये था कि जो स्टूडेंट 9th क्लास में आए और अब वो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है ना, या कोई 10th में है वो फर्स्ट ईयर हम्म या सेकेंड ईयर में, एक बॉन्डिंग और एक कनेक्शन टीचर के साथ आपका बना होता है, एक हम्म टेम्परामेंट, एक सेटिंग बनी होती है। तो उस वक्त तमाम फैकल्टी को ऑल इन ऑल चेंज करना, दैट वाज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। हम्म लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जब अपनी ज़ात से बढ़कर अपने कारोबार को रख लें ना, अपने काम को रख लें, तो अल्लाह ताला उसके अंदर बरकतें डाल ही देता है। आई बिल्कुल वॉज सही है। नॉट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स लेकिन उस तमाम चैलेंजिंग जोन में वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स वर नॉट लाइक दैट। हम्म रिजल्ट्स उससे बहुत बढ़ के थे। हाँ, एक काम मैंने ज़रूर ये किया कि जैसे मैंने अभी कहा, मैंने अपनी ज़ात से बढ़कर अपने कारोबार को रख लिया। तो उस फेज़ के अंदर मेरे पास जितने वसाइल हो सकते थे, हम्म अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त तक मेरे कुछ और एवेन्यूज़ चल पड़े थे, तो मेरे पास वसाइल थे। मैंने उन तमाम वसाइल्स को अपनी तमाम तरह एनर्जीज़ के साथ जोड़ दिया उस जंग को जीतने के लिए। सही। और उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हैविंग एन इंडिपेंडेंट सेटअप, कि जिसके अंदर आई डिवाइस द पॉलिसीज़, आई इम्प्लीमेंट देम एंड आई हम्म ड्राइव द सिस्टम अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूज़। सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो इसके अंदर डेफिनेटली अब इतनी बड़ी टीम आपकी हो गई, आप उसको अकेले ही मैनेज कर रहे हैं, तो कितना टाइम दिन का लग जाता है इसके अंदर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना शुरू से बिलीव करता हूँ ऑटोमेशन पे। हम्म कारोबार और नौकरी के अंदर फ़र्क ये है कि नौकरी आपसे 9 to 5 मांगती है। हम्म अगर एकेडमी में मैं एम्प्लॉयज़ की बात कर लूँ या टीचर्स की बात कर लूँ, ऑब्वियसली जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज लाइक दैट कि जी 4 बजे स्टार्ट होनी है तो 3:30 मैंने वहाँ पर पहुँचना है, और 8 हम्म बजे बंद होनी है तो 8:30 मैंने वहाँ से निकलना हम्म है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट एनी मोर। अकेडमी 4 बजे स्टार्ट होती है, मेरी चूँकि और भी कमिटमेंट्स हैं, हम्म सो आई रीच अराउंड 5 और सही। 5:30 sometime, and I leave at 8, so it takes ठीक है। me now two and a half hours in मतलब a कि day. आपका कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में डेफिनेटली टाइम जो है वो देना पड़ता है, बट आहिस्ता आहिस्ता वो आपने इसको ऑटोमेट कर लिया है। आपके कारोबार की सक्सेस का जो मेजर है ना, मैं समझता हूँ ऑटोमेशन से, हम्म कि जिसके अंदर आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हम्म यू आर हैविंग एन आईबर्ड्स व्यू, कि जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्या आपका सिस्टम वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। हम्म ऑल्दो मैं 5 बजे जाता हूँ, बट आई हैव कैमराज इंस्टॉल्ड, हम्म एंड इन माई मोबाइल फ़ोन आई कॉन्स्टेंटली चेक कि क्या सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं और नहीं हो रहे। क्या सारे ह्यूमन हम्म रिसोर्स, क्या सारे लोग जो मैनेजमेंट में हैं, टीचर्स में हैं, क्या वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम्म ये एक रोल मैं समझता हूँ कि बिज़नेस ओनर का या लीडर का होना चाहिए। हम्म लीडरशिप का सबसे बड़ा ट्रेट ये है, सेठ में और लीडर में फ़र्क है। हम्म लीडर वो होता है कि जब वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो ही बिलीव्स कि जिस भी शख्स को अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है हम्म वो उसको उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करेगा कि जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की गई है। हम्म तो बजाय इसके कि आप वो आंखें और कान खुद बन जाएं, हम्म तो पहले दिन में और आखिरी दिन में ये फ़र्क डेवलप करना ज़रूरी है। कि ऐसे ही अगर है। कोई गार्ड है, अगर कोई टीचर है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई कोऑर्डिनेटर है और आपने उन्हें टास्क असाइन कर दिया, हम्म बिलीव ऑन देम। आप उन्हें कोई टास्क देते हैं हम्म और फिर आप देखते हैं, आप सुपरवाइज करते हैं, बड़ा क्रिटिकली करते हैं, नहीं करते आप उन्हें चांस देते हैं। हम्म दैट इज़ द टाइम कि जब वो टीम आपके साथ अलाइन हो जाती है, दे नो दैट यू आर गिविंग देम स्पेस, यू आर हम्म ट्रस्टिंग देम,
you keep on empowering them, you keep on motivating them, you keep on letting them believe this, that this is not Sir Hamza system, this is their system, and they have to grow it. So बिल्कुल this is the thought process behind a leader and a seat. मतलब कि अब कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी बिजनेस उसका सक्सेस मैयर वो ये है कि आपने इकोसिस्टम बना दिया है, और अब वो उसमें आपने इतना टाइम, अपना इतना पैसा, सब कुछ, इतना स्किल्स लगा दिए हैं कि अब एक पॉइंट आ गया है कि अब वो ऑटोमेट हो जाए और वो खुद वो चल रहा है। बट आपने उसको देख लिया, हाँ यार मैंने इसमें अपना टाइम जो लगाया था वो वो अब सिस्टम्स और पॉलिसीज पे चल रहा है, ना हम्म, कि वहाँ पर मौजूद बिजनेस ओनर की वजह से. दैट इज द बिल्कुल ऐसे सक्सेस ऑफ अ बिजनेस. बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपने उसके एसओपीज ऐसे बना दिए हैं उस बिज़नेस के कि वो उसके ऊपर वो चल रहा है, एग्जैक्टली. सर्कुलेट कर रहा है वो। और उसके बाद आपका टाइम डेफिनेटली वो फ्री हो गया, जहाँ आप 8 घंटे लगा रहे थे वो 2-3 घंटों पे आ गए। अब वो अपने जो 5 घंटे बचे हैं वो किसी और बिज़नेस पे आप लगा सकते एग्जैक्टली. हैं। सही हो गया। तो अच्छा, आप इस पे आते हैं कि आपने समझा दिया आपकी जो जर्नी थी क्रिसेंट की, वो आपने कैसे स्टार्ट की और वो अब स्केल करके किस लेवल पे आप कर रहे हैं। तो क्या ये जो बिज़नेस है, क्या ये प्रॉफिटेबल है? और ये बताएं, और फिर ये बताएं क्या इस वक्त लाहौर के अंदर या किसी भी शहर के अंदर अगर हम एकेडमी का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या गोल होना चाहिए कि भाई हम स्टार्टिंग से ही पैसे कमाने लग जाएंगे या उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा? Yeah, it's very profitable, but it takes time. It सही है। takes courage, it takes persistence. सही। और जहाँ तक बात है एरिया वाइज, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आप इसको जिस जगह भी ऑपरेट करना चाहें, हम्म। आप जहाँ से भी, जिस इलाके से भी स्टार्ट लेना चाहें, यू कैन हैव इट. इट अच्छा। डिपेंड्स अपॉन योर रिसोर्सेज, सही। कि आपके पास कितना कैपिटल है, कितनी हम्म। इन्वेस्टमेंट है. अकॉर्डिंग टू दैट आप ऑब्वियसली जगह लेंगे. और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से ही कोई रेंट पे जगह लेनी है और स्टार्ट करना है. हम्म। खुसूसी तौर पे अगर हम ख़वातीन को देखें ना, तो ख़वातीन में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा नज़र आता है. इवन कि मेरी अपने एकेडमी की स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर से पास आउट होती हैं, दे स्टार्ट गिविंग होम ट्यूशन्स. सही। आप होम ट्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में बच्चे बुलाना शुरू कर सकते हैं. हम्म। आपके पास जैसे ही कोई 4 5 6 बच्चे होते हैं, आपके हम्म। पास इतनी फीसेस आना शुरू हो जाती हैं कि फिर आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं किसी बिल्डिंग के अंदर हम्म। कोई रूम्स ले लेता हूँ. और उसके अंदर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि जो रनिंग स्कूल्स हैं ना, आप उनको टारगेट करें कि जिन स्कूल्स की शाम में कोई मसरूफियात नहीं है. मतलब जिन स्कूल्स के बिल्डिंग्स में शाम में कोई एकेडमीज अभी नहीं चल रही, गो सही। टू देम, पिच देम हम्म। कि जी हमें बिल्डिंग रेंट पे चाहिए. आपकी बिल्डिंग 2 बजे के बाद सारा दिन फ्री होती है, हम्म। तो लेट्स हैव अ डील. आप हमें स्टार्ट में 2 रूम्स दे दें, 3 रूम्स दे दें. शुरू में अगर एक कमरा लेना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन सही है। परसुएसिव स्किल्स. तो आप किसी भी स्कूल के बिल्डिंग शाम में रेंट पे ले सकते हैं. उसका फ़ायदा हम्म। आपको ये हो जाता है कि स्कूल का जब सारा सेटअप है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेहनत नहीं कॉस्ट करनी नहीं पड़ती। आती, बिल्कुल मेहनत नहीं ऐसे ही है। करनी पड़ती. ऐसे ही है। आपको सबसे बड़ी जो कॉस्ट है ना, वो फर्नीचर की है. हम्म। आपको स्टार्टिंग में वो जो फर्नीचर वाली इन्वेस्टमेंट है वो बच जाती है. सही तो है। यू कैन टेक अ स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द एरियाज़. हाँ, ये डिपेंड ज़रूर करता है कि वहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या है. क्योंकि ऑब्वियसली हम्म। आप जिस भी इलाके के अंदर जाके बैठेंगे, वहाँ आपको उसी सराउंडिंग में से स्टूडेंट्स आएंगे, और वो अपनी बाइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली फीसेस पे आपको करेंगे। फ़ीस पे करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको ये चीज़ खातिर ख्वाह ज़रूर रखनी है. लेकिन उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आपके पास ये चॉइस तब है जब आपके पास वसाइल है. हम्म। कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर आप मार्केट रिसर्च करते हैं, आप एरिया रिसर्च हम्म। करते हैं कि मैंने कहाँ जाके बैठना है. लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आपके पास हम्म। चॉइस नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते. हम्म। यू कैन हैव अ. लेकिन इसमें ये चीज़ भी है ना कि डेफिनेटली अच्छे एरिया में आप होंगे तो फीसेस भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन जो अच्छे एरिया के स्टूडेंट्स आएंगे उनके पेरेंट्स ये भी तो चाहेंगे ना कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहा है, जो भी फैकल्टी है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्योंकि छोटे एरिया से मैंने देखा है कि जितने भी एकेडमीज़ हैं या होम ट्यूशन्स हैं, उसमें इतना मैटर नहीं करता कि जो पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। वो एफएससी उसने किया हुआ है या उसने बैचलर्स किया हुआ है और वो पढ़ा रहा है। इवन के मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो है 3 4 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई अच्छे एरिया में आएगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को देखेगा कि भी आपके फैकल्टी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज करते हैं और वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या मतलब स्टार्टिंग में देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए?
अच्छा, मैंने अपने केस में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हमारी हबीबुल्ला रोड पे एकेडमी है इन लाहौर। सही। हबीबुल्ला रोड इज़ समवॉट नॉट अ पोश लोकेलिटी, बट इट इज़ अबव एवरेज। यहाँ पर बाइंग कैपेसिटी लोगों की अच्छी है। हम्म। हमने ये कोई इंसाइट्स नहीं थी ऐसी जब मैंने स्टार्ट किया कि हाँ जी हबीबुल्ला रोड पे लेनी चाहिए। इट वाज नियर टू यूनिवर्सिटी, तो इसलिए यहाँ पर मिल रही थी लकीली बिल्डिंग रेंट पे, तो वी स्टार्टेड ऑफ। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका फ़ीस के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर है, हम्म। और फैकल्टी कितनी एक्सपीरियंस्ड है ये पेरेंट्स जब एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आते हैं ना, हम्म। तो दे जस्ट इंक्वायर फ्रॉम यू, बिल्कुल। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर पब्लिक डीलिंग कि आप किस तरीके से उन्हें उस वक्त कन्विंस कर सकते हैं फॉर योर फैसिलिटी, हम्म। फॉर योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सही है। तो उसके अंदर जो बैचलर्स का स्टूडेंट है ना, हम्म। दैट इज़ इनफ टू बी अ टीचर। अच्छा। कि अगर कोई बैचलर का स्टूडेंट है, देखें टीचिंग और ट्रेनिंग जो है ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, हम्म। एंड नंबर टू, सब्जेक्ट डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी। हम्म। मसला क्या है कि आप बेतहाशा टीचर्स आपको अपने डिपार्टमेंट्स में मिले होंगे यूईटी में, हम्म। या यूईटी की नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें। मैंने पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की कमो बेश 70% यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया है। सही है। तो इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम कन्फाइंड टू एनी एनी यूनिवर्सिटी। मैं खुद यूईटी से पढ़ा हूँ, सो दैट्स द रीज़न हम्म। आई कोटेड इट। आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पीएचडी टीचर्स नज़र आ रहे हैं, आपको ना कोर कॉन्सेप्ट्स उनके स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, हम्म। एंड नंबर टू, डिलीवरी में इतने अच्छे नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा टीचर है जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो स्टूडेंट्स को डिलीवर अच्छा नहीं कर पा रहा, वो अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहा। ऐसे और ही। अगर किसी की डिलीवरी बहुत अच्छी है तो उसके अपने कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम्म। तो एक टीचर कभी भी उसको मेजर इस चीज़ पे नहीं करना चाहिए कि ये बैचलर्स का स्टूडेंट है या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है। सही। ऑल्सो आई हैव गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कि वो 7th 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैथ्स करवा दें, उनको साइंस सही। पढ़ा दें, या मैट्रिक के हम्म। स्टूडेंट्स को जो जनरल मैथ या जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा दें। तो हम्म। आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए किन लोगों को जो काबिल हैं। और काबिलियत का मेयार टीचिंग के अंदर दो ही चीज़ों के ऊपर है कि आपको जो सब्जेक्ट अलॉट किया जा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में स्ट्रॉन्ग हो और आपको हम्म। डिलीवर करना आता हो। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी आपके पास डिग्री बैचलर्स की है या पीएचडी की है, पीएचडी की होने के बावजूद भी आपको पढ़ाना नहीं आता, तो दैट इज़ नॉट ऑफ नो यूज़। बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने पर्सनली ये फील किया है कि बहुत से ऐसे हमारे टीचर्स थे जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, स्टिल वो उस लेवल पे बच्चों को आगे नहीं समझा सकते। वो समझा के पूरा लेक्चर जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद बच्चे जो है वो किसी से दोबारा समझ रहे होते हैं सब्जेक्ट्स, यार हमें बताओ, मैं समझ नहीं आई। तो बिल्कुल ये एक वैलिड पॉइंट है कि टीचर उस लेवल पे आके समझाए, बेशक वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, एफएससी का है या यूनिवर्सिटी का है, तो उसके लेवल पे अगर वो समझाएगा तो डेफिनेटली उसको समझ आएगी, अदरवाइज़ ऊपर से गुजर जाएगा सब कुछ। तो ठीक है। अच्छा, इसमें जो उसका प्रॉफिट की आपने बात की, प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, तो प्रॉफिटेबल क्या स्टार्टिंग में डेफिनेटली वो नहीं होगा, तो टाइम लगता है हर चीज़ को, आप पूरे एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो फिर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन फिर भी आप क्या कितना टाइम पीरियड कहेंगे, कितना टाइम पीरियड तो लगता है इस बिज़नेस को स्पेशली, बेशक छोटे लेवल से स्टार्ट करें, इतना महीने लग जाएंगे इसको प्रॉफिटेबल होने में? इट बिकम्स प्रॉफिटेबल विद इन 6 मंथ्स। अच्छा, अगर सही उसकी तरीके से वजह चल ये रहा है है। कि मैं सिर्फ आपको अपना स्टार्टिंग फेज़ नहीं बता रहा कि मेरे स्टार्टिंग फेज़ में मुझे 6 मंथ्स लग गए। मैंने आपको बताया कि अकेडमीज़ ने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, और जब डाउन्स देखें तो इस तरह देखें कि अकेडमी में 10 या 15 बच्चे रह गए, हम्म। तो आप बिल्कुल बैक टू बेसिक ज़ीरो पे आ जाते हैं। हम्म। तो मैंने ये पिछले 5 साल, छठा साल जा रहा है, पिछले ये 6 सालों के अंदर देखा है कि जब भी सेशंस ऑफ हुए या कोविड आ गया, कोविड के अंदर 3 वेव्स आ गई, उन तीनों वेव्स के अंदर ये देखा कि बच्चे कम होते हैं। हम्म। फिर उसके बाद अ, और मज़ीद चैलेंजेस आए। तो जब जब एकेडमी के अंदर बच्चे गिरे और आपको एकेडमी को दोबारा से उठाना पड़ा, हम्म। इट नेवर टुक मी मोर देन 6 मंथ्स, शायद मैं 6 महीने ज़्यादा बता रहा हूँ। क्योंकि आप डेफिनेटली प्रोसेस से गुजरे हुए थे, आपको आइडिया था। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा जो फैक्टर है, दैट इज़ योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सही। कि हाउ मच यू आर एंगेज्ड विद द स्टूडेंट्स। आप मुझसे हम्म। एक राज पूछे ना कि एकेडमी मॉडल के अंदर सक्सेस का राज क्या है, हम्म। सो दैट इज़ योर एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स, योर इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट्स।
हम्म, यू आर नॉट जस्ट अ टीचर, यू आर नॉट जस्ट अ मैनेजर, यू आर देयर सक्सेस पार्टनर। बिल्कुल। हम क्रिसेंट के अंदर अपना मोटो समझते हैं कि वी आर योर लर्निंग पार्टनर, वी आर योर सक्सेस पार्टनर, कि हम्म, जिसके अंदर हमारे जितने टीचर्स मौजूद हैं दे वर्क लाइक अ टीम। हम्म, कि बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह मैं अपने एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करता था मैट्रिक में, इंटर में या यूनिवर्सिटी लेवल पे, हम्म, तो मैं किस तरीके से अपनी प्लानिंग करता था प्रॉपर, मैं किस तरह से हम्म, अपनी स्केजुलिंग करता था हम्म, कि अगर मेरे पास 30 दिन है एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने इन 30 दिनों के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कवर करनी है। सो वी टेक आर स्टूडेंट्स लाइक दैट। हम्म, आप बेतहाशा अकेडमीज़ उठा के देख लें, अकेडमीज़ के अंदर आपको वही एक कन्वेंशनल कल्चर नज़र आएगा कि टीचर क्लास के अंदर आता है, 25-30 बच्चे 40 बच्चे बैठे हुए हम्म, हैं, वो टीचर वंस फॉर ऑल लेक्चर डिलीवर करके चला जाएगा। हम्म, वी आर नॉट ऑपरेटिंग लाइक दैट। हमने सही। क्लास के अंदर वी हैव मेड टू ग्रुप्स टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, हम्म, कि जिसके अंदर जब टीचर क्लास के अंदर आता है, एक ग्रुप वो है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं हम्म, और एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, कि सही। जिन्होंने 90% या इस 80% से ज़्यादा स्कोर करना है। हम्म, ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनको आपने ऑल इन ऑल 100% डिलीवर करना है। हम्म, इनको 100% ऑफ द कोर्स कंटेंट पढ़ाना है, इनको आपने कॉन्सेप्ट समझाने हैं। ज़्यादती हमारे बच्चों के साथ क्या होती है कि जो लेट से ये हमारे पास, हम इसको ग्रुप ए और ग्रुप बी कह देते हैं या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कह देते हैं। हम्म, जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप 2 के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं हु आर नॉट दे आर नॉट हैविंग अ हाई आई क्यू, या सही। उनका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अगर आई क्यू भी ठीक है तो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? हमारे इदारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो जो सक्सेस पार्टनर या लर्निंग पार्टनर वाली बात है ना, हम्म, वो पार्टनरशिप सॉरी, इस चीज़ का नाम है कि आप उनके साथ एंगेज ऐसे हो जाते हैं कि वी हैव टू मेक यू सक्सेसफुल। सही। और उस सक्सेसफुल बनाने के पीछे आपको बड़ी थॉरो रिसर्च और वर्किंग करनी पड़ती है, आपको एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करने पड़ते हैं, बिकॉज हमारी क्लासेस के अंदर कभी भी सिर्फ एक टीचर नहीं है। हम्म, हमारी क्लासेस के अंदर एक टीचर है और उसके साथ एक उसका सब ऑर्डिनेट या टी ए, जैसे यूनिवर्सिटी में टीचर असिस्टेंट कहते हैं, टीचिंग असिस्टेंट कहते हैं, वो मौजूद है। सही। ये मॉडल किस तरह से काम करता है कि लेट से अगर मैं अपने सब्जेक्ट डिलीवरी के लिए गया हूँ, मेरे पास 30 मिनट्स हैं टू सही है। कवर अप ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। ठीक है। अब हमारी कुछ स्ट्रेटजी इस तरह से भी होती है, जिस तरह खैर बाकी अकेडमीज़ में भी है, कि हमने जो लेसन कल पढ़ाया है वो आज हमने बच्चों से सुनना है। हम्म, अब अकेडमीज़ में ऐसे होता है कि 40 बच्चों की क्लास से मुमकिन नहीं है कि 40 से कैसे सुना जाए, तो 2 3 4 बच्चों से सुना और आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। सो वी ट्राई आर बेस्ट कि हम 40 के 40 बच्चों से सुने। और वो किस तरह सही। से मुमकिन होता है कि जब आपके साथ एक टीचिंग असिस्टेंट मौजूद है, कि हम्म, अगर आपने टीचिंग असिस्टेंट को कह दिया कि ग्रुप 1 से सुने, तो आप ग्रुप 2 टू से से सुन लेसन रहे हैं। सुन रहे हैं। अगर वो ग्रुप 2 पे असाइंड है तो आप ग्रुप 1 के साथ इंगेज हैं। नंबर 1। दूसरा, जो मैंने बात की कि ग्रुप 2 का सक्सेस पार्टनर बनने के लिए ना आपको बड़ी थॉरो रिसर्च करनी है, उनके साथ आपको फ्रेंडली बॉन्ड डेवलप करना है, कि हम्म, जिसके अंदर आप फिर लाइक क्लास के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे ये लाड लें, हम्म, कि मुझे इनके साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो किस तरीके से कि मुझे उन्हें बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, मुझे उन्हें बार बार हम्म, इंस्पायर, मुझे बार बार उन्हें ट्रैक के ऊपर लेकर आना पड़ता है। और उन्हें वो सेलेक्टिव पोर्शंस करवाने पड़ते हैं कि जिनको वो तैयार करके देखें। दो ही वजूहत है ना, या तो वो इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा नहीं है, हम्म, या उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसे वो ही। इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा नहीं है तो ये ज़्यादती है कि अगर आप लेट से इंग्लिश की मैं बात करूँ, आप उन्हें चेंज ऑफ वॉइस पढ़ाना शुरू कर दें या आप उन्हें नरेशन पढ़ाना शुरू कर दें, सो दैट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट फॉर देम। हम्म, रिजल्टेंटली होता क्या, बच्चा फेल हो जाता है। जब उसकी सप्ली आती है तो वो पेरेंट्स उसे घर पे बिठा लेते हैं, या वो बच्चा खुद हिम्मत हार के वो कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हम्म, ये आपकी जिम्मेदारी है इदारों की कि यू नीड टू डिवेलप अ मॉडल कि जिसके अंदर आप उनके सक्सेस पार्टनर बन जाए। ये तो एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं ना, देयर कैन बी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज विच यू कैन डिवेलप, बिल्कुल कि ऐसे ही है। जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के सक्सेस रेट को बेहतर बना सकते हाँ, पाकिस्तान में जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो जब वहाँ पर सक्सेस रेट आता है, जो परसेंटेज इतनी कम होती है, वहीं से आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मसला डेफिनेटली है जो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। मतलब कि लेट से 50% मैट्रिक के अंदर जो सक्सेस रेट आया है, एफएससी के अंदर 25 हो जाता है, तो वो फिल्टर आउट होते रहते हैं बच्चे।
तो डेफिनेटली एक वजह है जो कि आइडेंटिफाई अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसको इस जो हमारा सेगमेंट है एकेडमी का, इसमें हम एंड की तरफ चलते हैं। आप ये बताएं कि एक फ़िगर दें कि अगर लेट्स से कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं एकेडमी के अंदर, स्टार्टिंग फेज़ है, हम कितना अर्न कर सकते हैं आफ्टर वो जो ग्रेस पीरियड है हमने गुजार लिया 6 महीने का, तो कितना मिनिमम, अगर ताकि आइडिया हो जाए कोई भी अगर सोच रहा है स्टार्ट करने का कि यार इतना हम अर्न कर सकते हैं 30 से, डेफिनेटली उसको बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ जाएगा वो। और एंड पे कुछ टिप्स भी दें लोगों के लिए जो ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। टिप्स से स्टार्ट करता हूँ और ठीक फिर है। मैं फिगर्स के ऊपर आता हूँ। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपने कोई भी बिजनेस इनिशिएट करना है ना, प्राइसिंग इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। हम्म। तो आपको जो अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की प्राइस रखनी है ना, दैट शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। हम्म। आपको वो प्राइस रखनी है कि जो कैप्टिवेट कर सके ऑडियंस को, कि आपका नया बिजनेस या सर्विस है वो क्यों आपके ऊपर बिलीव करें। जैसे बास्किन रॉबिन्स पे आप जाएंगे ना, वो आपको टेस्टर देता है हम्म। कि टेस्ट इट, इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन, ऑब्वियसली ऐसे ही देन है। यू कैन ऐसे ही परचेज है। इट। तो वो शुरू में जो प्राइसिंग फैक्टर है ना, वो आपको बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करते हुए रखना पड़ता है। उसमें आप ये नहीं देखते कि नहीं मुझे अपनी एवरेज ये सेट करनी है, इस पे एडमिशन मैं करूँगा, नहीं तो मैं एडमिशन वेस्ट कर दूंगा, जैसे इदारे बड़े होकर कर लेते हैं। ऐसे ही है। तो आपको स्टार्टिंग में, आपको जिस तरह आपने कहा ना कि आप छोटे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे थे, हम्म। आपको कोई छोटा बच्चा आता है, कोई बड़ा बच्चा आता है, आपको कोई फ़ी देने को तैयार है ना, नेगोशिएट करें, आप उन्हें परसुएड करने की कोशिश करें। हम्म। लेकिन जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि यू आर गोइंग टू वेस्ट दिस एडमिशन, लूज हम्म। दिस एडमिशन, हम्म। डोंट गो फॉर इट। आप उनसे जिस भी फ़ी पे एडमिशन हो रहा है आप एडमिशन करें, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। उसकी सही वजह है। यह है कि एकेडमी या एजुकेशनल बिजनेस के अंदर एक जो बड़ी चीज़ है ना, या किसी बिजनेस के अंदर आप देख लें, हम्म। चहलकदमी नहीं है ना बाहर। मिसाल के तौर पे छुट्टी के वक्त रश नहीं हो रहा, हम्म। हॉर्न नहीं बज रहे, अफरा तफरी नहीं मच रही, लड़के शरारतें नहीं कर रहे। हम्म। तो उस वक्त तक वो जो एक माहौल नहीं क्रिएट होगा ना, तो लोगों को पता नहीं लगेगा। ऐसे ही है। तो वो आपको पहले चहलकदमी बनानी है, आपको शोर शराबा बर्पा करना है। हम्म। तो वो उसके अंदर प्राइसिंग नहीं मैटर करनी चाहिए, उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। बेशक अगर आपको सही। 1,000 रुपये भी कोई फ़ीस दे रहा है और आपके पास ऐसे 30 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो आपका रेंट तो निकला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुरू के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपको फ़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लोग उससे कुछ कंट्राडिक्ट भी करते हैं कि जी आपकी ब्रांड वैल्यू ख़राब हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो आपका ब्रांड है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अगर आपके पास सरमाया है तो फिर बिल्कुल आपकी बात सही है कि फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी फ़ीस पे। हम्म। लेकिन अगर आपका ब्रांड नहीं है, आपको तो ब्रांड बाद में जाके बिल्ड करना है। बिल्कुल अभी ऐसे तो ही आपको लोगों को ये कन्विंस करना है कि वो आपके ऊपर बिलीव कर लें। है। ऐसे ही है। जब आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेयार तालीम देखेंगे और उन्हें होगा कि अब आप उनकी हम्म। मजबूरी बन गए हैं, फिर आप अपने ब्रांड को उस वक्त इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नंबर वन। दूसरी चीज़, फिगर के हवाले से बात कर लें। एरिया डिपेंडेंट है कि ठीक बाइंग है। कैपेसिटी कितनी है। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई अगर एरिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, हम्म। स्टिल वहाँ पे जो मेट्रिक की फ़ीस है ना, वो एवरेज 2,000 है। सही। ठीक है जी। और इंटरमीडिएट की बात कर लें तो वहाँ पर जो एवरेज फ़ीस है वो 3 से 4 हज़ार के दरमियान तो होनी चाहिए कम से कम। सही। जूनियर सेक्शन की बात कर लें तो वो इलाका जो इतना अच्छा नहीं है, ये मैं आपको उनके फिगर्स दे रहा हूँ, सही है। तो वहाँ पर 1,000 तो फ़ीस बच्चे की होनी चाहिए। तो हम्म। जूनियर सेक्शन में अगर कोई भी आप एडमिशन कर रहे हैं, दैट कैन बी ऑन 1,000 रुपीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए दैट्स अ बोनस। अगर कोई मैट्रिक है तो वो 2,000 के करीब एवरेज होगी, और अगर कोई इंटरमीडिएट है तो वो 3 से 4 हज़ार के दरमियान होगी। इन तमाम फिगर्स को रखते हुए आप कैलकुलेशंस देख लें कि इतने बच्चे आपके पास इन क्लासेस के हों। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप अपना रेंट पूरा कर लें, और हम्म। उसके ऊपर आपकी जितनी ज़रूरियात है। मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक जो एवरेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जो पॉकेट मनी है वो 10 से 12 हज़ार रुपये। हम्म। तो अगर आपका 25,000 के करीब रेंट है और आप उसके ऊपर 10,000 या 12,000 रुपये कमाने के काबिल हो गए हैं, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल इन 6 मंथ्स। ठीक हो गया, यानी कि इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। ये तो आपने भी बताया कि जो इतना डेवलप नहीं है एरिया, डेफिनेटली अच्छी सोसाइटीज़ में जाएंगे, उनके करीब खोलेंगे। अच्छी सोसाइटीज़ के तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप हम्म। किसी मीडियोकर एरिया के अंदर भी हम्म। जा रहे हैं ना, जो ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ना बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, हम्म। रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। यही जो एवरेज फ़ी मैट्रिक की है, ये आपकी 3,500 से 4,000 हो जाएगी। इंटर की एवरेज फ़ीस 5,500 से 6,000 हो जाएगी। और जो हम्म। आपके जूनियर सेक्शन है वो 2-2,500 रुपये आपको देकर जाते हैं। तो अगर आप इन फिगर्स के साथ कैलकुलेशन करें तो रिजल्ट्स आर फिनोमिनल।
चलें, बिल्कुल आई थिंक सो ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस बिज़नेस के अंदर। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा सेगमेंट यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपको डेफ़िनेटली हमज़ा की बातों से और डिस्कशन से आइडिया हो गया होगा कि इस बिज़नेस के अंदर कौन-कौन सी टिप्स भी उन्होंने दी और वो कौन-कौन से मेजर स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं ताकि आप अपनी एकेडमी जो है स्टार्ट कर सकें ज़ीरो से और उसको डेफ़िनेटली आप बाय टाइम स्केल भी कर सकते हैं।